हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रमुख सिंह। वेलकम बैक टू वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल प्रमुख सर। सो आज यहाँ पे बात करने वाले हैं हम साइंस के चैप्टर नंबर 2 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है, एक तो पहला हम डिस्कस करेंगे क्षारक के प्रकार एंड सेकंड डिस्कस करने वाले हैं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। जिस प्रकार हमने अम्लों के प्रकार और अम्ल के रासायनिक गुणधर्म डिस्कस किए थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्षारक के प्रकार और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म भी डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज लास्ट एंडिंग तक बने रहिए वीडियो पे। तो मिलते हैं लेक्चर पे। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब बात होने वाली है क्षारकों के प्रकार के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे क्षारक के प्रकार। जिस प्रकार से दो टाइप्स के वहां पे अम्ल के प्रकार भी थे, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्षारक के भी दो प्रकार हैं, जिसमें पहला है प्रबल क्षारक और सेकंड जो है निर्बल क्षारक है। ठीक है, तो प्रबल क्षारक मतलब सिंपल एक्चुअली में क्या होता है, जिस प्रकार से अम्ल में क्या हो रहा था, पूर्ण रूप से क्या हो रहा था, वो आयनित हो जा रहा था, ठीक है, या वियोजित हो जा रहा था, तो ऐसे अम्ल को बोलते थे वहां पे प्रबल अम्ल। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रबल क्षारक मतलब क्या, ऐसे क्षारक जो उसके जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जा रहे हो, या फिर उसके जलीय विलयन में OH आयन प्रेजेंट हो, तो ऐसे क्षारक को वहां पे हम बोलेंगे प्रबल क्षारक। ठीक है, और सेकंड बात करते हैं निर्बल क्षारक की। निर्बल क्षारक मतलब सिंपल क्या, जो पूर्ण रूप से आयनित ना हो या वियोजित ना हो, तो सिंपल उसे क्या बोलोगे, निर्बल क्षारक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रबल क्षारक में यहाँ पे आर्हेनियस के अनुसार बताया गया था कि इसके जलीय विलयन में मतलब बहुत सारे OH आयन मींस हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रबल क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं, जबकि निर्बल क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन की जो संख्या होती है वो प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम होती है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। तो इस प्रकार से आप प्रबल क्षारक और निर्बल क्षारक में डिफरेंशिएट कर सकते हो। सिंपल बात करें यहाँ पे प्रबल क्षारक में एग्जांपल में क्या याद रखना है आप लोगों को, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। आप सिंपल क्या है, ये सारे आयनों में क्या है, कहीं ना कहीं हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर अलग करूं, जैसे मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब इसमें क्या है, पोटेशियम भी है और हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इसके जलिए जब मैं इसे जल में विघटित करूंगा तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएगा, इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या है, इसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्षारक है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग कैसे मालूम करना है, सपोज यहाँ पे इसके 10 मॉलिक्यूल्स होगा, तो पोटेशियम के भी 10 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और इसके भी क्या होंगे, 10 मॉलिक्यूल्स होंगे। मतलब ये क्या है, पूर्ण रूप से आयनित है, कब कम ज्यादा नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे ऐसे क्षारक को बोलोगे प्रबल क्षारक। हाँ, एक्चुअली में यदि यहाँ पे सपोज 10 होता और सपोज 2 ही आयनित या विघटित हुआ होता, वियोजित हुआ होता, 8 ऐसे ही बचे रहते, तो ऐसे आयन क्या हो जाते हैं, यहाँ पे निर्बल क्षारक हो जाते हैं। लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या है, हमारा प्रबल क्षारक में इसे गिना जाता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बैरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये ऐसे क्षारक हैं जो प्रबल क्षारक में आते हैं। और निर्बल क्षारक में सिंपल जो पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित ना हो रहे हो, तो ऐसे क्षारक को निर्बल क्षारक कहा जाता है, और जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन की जो संख्या होती है वो प्रबल क्षारक की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ऐसे जो क्षारक हैं, तो ऐसे क्षारक को यहाँ पे निर्बल क्षारक कहते हैं। इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, ठीक है, बट क्या होगा, प्रबल क्षारक की अपेक्षा कम होगा। जैसे मैं इसे अलग करूं तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या होगा, अलग होगा, अलग होकर OH आयन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब एल्यूमिनियम के 3 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हो गए यहाँ पे, और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो गया, इसका अलग हो गया, जिससे मालूम चला ये क्या है, निर्बल क्षारक है, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की जो संख्या होती है वो कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप प्रबल क्षारक और निर्बल क्षारक याद कर सकते हो। ओके, अब सेकंड बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। जैसे हम बात किए थे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, वैसे यहाँ पे क्षारकों के भी रासायनिक गुणधर्म एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है सारे गुणधर्म ना पूछे,
बट डिफरेंशिएट में अम्ल के रासायनिक गुणधर्म और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो आप उसके लिए रेडी रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म में। पहला है क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हमने बात किया था अम्ल में, तो अम्ल में क्या हो रहा था, धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन गैस क्रिएट हो रहा था। तो यहां भी क्या होगा, वही प्रोसेस है कि क्षारक का यदि मैं धातु के साथ अभिक्रिया कराता हूं तो क्या बनता है, एक तो लवण बनेगा और सेकंड जो बनेगा वो हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोजन गैस क्रिएट होगा। ओके, जैसे यहाँ पे क्षारक में मैंने ले लिया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस धातु में मैंने लिया जिंक ले लिया। अब इन दोनों का आपस में रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनेगा और प्लस क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्रिएट होगा। सोडियम जिंकेट एक्चुअली में है क्या, लवण ही है। ठीक है, मतलब वो सॉल्ट है। ओके, सेकेंड अब बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग को एक या दो रासायनिक जो भी समीकरण है वो आप लोग को याद रखना है कि यदि मैं क्षारक के साथ धातु का अभिक्रिया कराता हूं तो क्या होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद ही रखना है ये चीजों को। ओके, अब सेकंड बात करते हैं यहाँ पे क्षारक का आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है आधात्विक ऑक्साइड, ना कि धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड हमने अम्ल वाले प्रोसेस में देखा था, क्षारक वाले प्रोसेस में आधात्विक ऑक्साइड हमें लेना है। तो यहाँ पे क्षारक का यदि मैं आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराता हूं तो एक बनेगा लवण और सेकंड जो बनेगा वो होगा जल। ठीक है, ये दोनों का निर्माण होता है लवण और जल का, यदि मैं क्षारक का आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराता हूं तो। ओके, तो यहाँ पे क्षारक में मैंने ले लिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सेकंड आधात्विक ऑक्साइड में मैंने क्या ले लिया, एक तो ऑक्सीजन है और आधातु में क्या है, कार्बन है। तो क्या हो गया, आधात्विक ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये इन दोनों में अभिक्रिया हुआ तो सबसे पहले क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के एक आगे और कार्बोनेट COCO3 के, ऑक्सीजन के तीन एटम आ गए यहाँ पे। तो ऑक्सीजन 2 यहाँ था, एक इसमें से आ गया, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे अलग हो गया। मतलब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O। बैलेंसिंग करना आप लोग को आ ही रहा होगा, क्योंकि बैलेंसिंग का प्रोसेस मैंने बहुत पहले ही बता दिया था फर्स्ट वाले चैप्टर में। यदि किसी ने नहीं देखा हो तो जाके मेरे वो वीडियो देख सकते हो। बैलेंसिंग करने का बहुत ही आसान मेथड है, आसानी से समझ में आ जाने वाला प्रोसेस है। तो इस प्रकार से क्षारक और का आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर यहाँ पे लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म आप लोग को याद ही रखना है। ठीक है, सेकंड यहाँ बात करते हैं कि क्षारकों को यदि मैं जल में वियोजित करता हूं तो हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण होता है, ये याद रखना है। यदि मैं प्रबल क्षारक को, ठीक है, ये याद रखना है, कौन से, प्रबल क्षारक को। हाँ, हो सकता है कि वो प्रबल अम्ल की तुलना में कम हो, ठीक है, बट क्या हो, प्रबल क्षारक का यहाँ पे इस्तेमाल करना हो। प्रबल क्षारक का यदि मैं जल में वियोजित करता हूं तो उसमें से हाइड्रोक्साइड आयन क्या होते हैं, मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप लोग को जल के साथ अभिक्रिया करके वो भी देख लेना है कि जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा, आयन अलग हो जाते हैं, आयन वियोजित हो जाते हैं जल के साथ अभिक्रिया करने पर। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक तो हो गया क्षारक के प्रकार और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब बात करने वाले हैं यहाँ पे कि एक्चुअली में अम्ल और क्षारक के यहाँ पे उपयोग भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अम्ल और क्षारक के उपयोग बताइए। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अम्ल हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्षारक हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके उपयोग हमें याद होना चाहिए। तो अब जो सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो अम्ल और क्षारक के उपयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब बात करने वाले हैं अम्ल और क्षारकों के उपयोग। ठीक है, यहाँ पे अम्ल और क्षारक है, यहाँ पे कुछ अम्ल और कुछ क्षारकों के उपयोग यहाँ पे हम बात करेंगे जो एग्जाम के व्यू पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बात करने वाले हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है, सबसे पहले लेड बैटरियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोलियम उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक या फिर कृत्रिम रेसे इसको बनाने में क्या होता है, इस सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ उर्वरक, ये खाद वाद बनाने के लिए भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल मिस H2SO4 का यदि उपयोग पूछे तो आप लोग ये लिख सकते हो, बैटरियों में इसका इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक में कृत्रिम रेशे बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और साथ साथ उर्वरक बनाने में भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब सेकंड बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल का। ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के भी पॉइंट, जिसका अर्थ सूत्र होता है HNO3। ठीक है, अब नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सबसे पहले सोने या फिर चांदी के शोधन में भी क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब सोने या फिर चांदी को खनन में से निकाला जाता है तो उस समय क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड बात करते हैं उर्वरक। जिस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है उर्वरक बनाने में, वैसे ही नाइट्रिक अम्ल का भी इस्तेमाल उर्वरक बनाने में किया जाता है। उसके साथ साथ औषधि बनाने में भी और साथ साथ विस्फोटक बनाने में भी क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। इसलिए नाइट्रिक अम्ल बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारे जगहों पे क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सोने और चांदी के शोधन में, उर्वरक बनाने में, औषधि और विस्फोटक के निर्माण में क्या होता है, ये नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सूत्र होता है HNO3। ओके, सेकेंड अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कपड़ा रंगने के मतलब वस्त्र उद्योग, जहाँ पे वस्त्र का निर्माण होता है तो उन जगहों पे क्या होता है, उन मिलों में कपड़ा रंगने की जो मिलें होती हैं वो कारखानों में, वहां पे HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। कलाई से पूर्ण लोहे की चादरों को साफ करने के लिए जब उसमें पॉलिशिंग की जाती है, पेंटिंग की जाती है, एनोडाइजिंग किया जाता है, तो उससे पहले क्या किया जाता है, उस लोहे की चादरों को साफ करने के लिए HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ ये बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, HCl। ठीक है, तो भूल से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल ना करें। एसिड का इस्तेमाल मतलब किसी भी एसिड का इस्तेमाल ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये हो गया हमारा 3 जो अम्ल हैं उनके उपयोग, ये आप लोग तो याद ही रहना चाहिए। H2SO4 के बारे में, HNO3 के बारे में और HCl के बारे में, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब आते हैं क्षारक के उपयोग। अब क्षारक के उपयोग में सबसे पहले बात करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका अर्थ सूत्र होता है AlOH3। ठीक है, ब्रैकेट में OH3। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलेंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, एक तो वस्त्र बनाने में, वस्त्रों के निर्माण के लिए वस्त्र जहां बनते हैं वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ साथ प्रति अम्ल एंटी एसिड जिसे बोला जाता है, उसके निर्माण में भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब सेकंड बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे उपयोग देखेंगे कि किस प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, साफ सफाई के लिए, और उसके साथ साथ अमोनियम लवण बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। लवण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट आप थोड़ा बहुत जानकारी लेना है। अमोनियम लवण मतलब अमोनियम लवण जो होता है वो एक्चुअल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से इसका निर्माण किया जाता है। सेकेंड अब बात करेंगे थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH। बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे रिएक्शंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल देखे होगे। तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले साबुन या फिर धावन पाउडर में, धावन पाउडर मतलब धोने वाले पाउडर, जो भी कपड़े धोने वाले पाउडर आते हैं, उन सारे जगहों पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। साबुनीकरण की प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां आएगा तो आप लोग पढ़ोगे। उसके निर्माण में होता है, रेयन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कागज या फिर लुगदी बनाने में भी क्या होता है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आप लोग को याद हो रहा होगा। साथ साथ अब फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका सूत्र होता है Ca ब्रैकेट में OH2। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, चमड़ा उद्योगों में, जहाँ पे चमड़े के कारखाने होते हैं उन सारी जगहों पे, और खारे पानी को मृदु बनाने में मीन्स हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में भी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा हो गया अम्ल और क्षारक के उपयोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और साथ साथ में डिस्कस करूं, जैसे बोल सकते हो कि दांतों के क्षरण में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि क्षारक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारे मुंह में एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है तो दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हो आप, एसिड की मात्रा कम हो तो उसके लिए आप क्षारक का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, मतलब बोल सकते हो नमक वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हो, जिससे क्या होता है, दांतों का क्षरण नहीं होता है। आप लोगों ने ऐड देखा होगा, क्या आपके कोलगेट में नमक है,
तो बिल्कुल रहता है। कोलगेट में नमक होता है। नमक एक्चुअली में क्या होता है एक प्रकार से कि वहां पे वो जो होता है वो एसिड की मात्रा को कम करता है, जिससे हमारे दांतों का जो क्षरण होता है वो नहीं हो पाता है। ओके, सेकंड बात करते हैं हम चींटियों में जब डंक लगता है तो हमें बहुत जलन होती है, ठीक है। और मेथनोइक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है चींटियों और मधुमक्खियों में, ठीक है। तो ये डंकों को, जलन को कम करने के लिए क्या करते हो आप, बोल सकते हो कि वहां पे भी ऐसे ही कुछ क्षारक का इस्तेमाल करते, नींबू का इस्तेमाल किया जाता है, तो जिससे क्या होता है वो दर्द या जलन कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अम्ल और क्षारक का जो उपयोग है वो अलग अलग जगहों पे होता है। तो वो अब ऐसे नॉर्मली चीजें तो आप लोग को याद होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ ये जो केमिकल चीजें हैं, तो ऐसे केमिकली क्षारक को भी किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आई होप ये आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए अलविदा, बाय बाय, सत श्री अकाल।